इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोलिंग की प्रॉब्लम। रोलिंग इज अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ मोशन जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत देखते हैं। तो ये रोलिंग की प्रॉब्लम को आज हम एनालाइज करेंगे न्यूटन्स लॉ के पर्सपेक्टिव से। न्यूटन्स लॉज अप्लाई करके देखेंगे फॉर ए रोलिंग बॉडी और ये जानेंगे कि रोलिंग के वक्त कैसी एक्सेलरेशन बॉडीज की आती है, कितनी फ्रिक्शन होती है, कितनी फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है, क्या मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रोलिंग के जो मोशन के कॉन्स्ट्रेंट हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप सब रोलिंग मोशन के जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं उससे ऑलरेडी फैमिलियर हो, सो वो पार्ट हम रिपीट नहीं करेंगे। वो तो मैं अज्यूम करूंगा कि आप फैमिलियर हो। And in any case, what I will do is I will give you a link to the video over here. मैं यहाँ आपको एक लिंक दे दूंगा उस वीडियो के लिए जिसमें कि रोलिंग मोशन के कॉन्स्ट्रेंट्स डिस्कस किए हैं। So I will some links will appear here on this corner और आप रोलिंग के I think this corner I am not very sure where YouTube algorithm push them, पर वो लिंक्स यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे थ्रू दिस लेक्चर एंड जरूरत पड़ने पे आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। तो आज जो डिस्कस कर रहे हैं ये एक बेसिक रोलिंग की प्रॉब्लम है जिसमें एक इंक्लाइंड सरफेस पर एक बॉडी का प्योर रोलिंग होते हुए देख रहे हैं। प्योर रोलिंग जैसा आप सबको याद होगा, प्योर रोलिंग वो वाली रोलिंग मोशन होती है जिसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट पर कोई स्लिपिंग नहीं हुआ करती है। तो देयर इज नो स्लिपिंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। उस किस्म की रोलिंग मोशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस, प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। ये इस टाइप की मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस, ये देखिए इस मोशन के ऊपर एक डिस्कशन होने जा रही है। तो एक इंक्लाइंड सरफेस ले लेते हैं और उसके ऊपर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। स्फेरिकल की जगह कोई और शेप भी हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, you can have a instead of cylinder you can have this, you can have ring। तो कोई भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी हो सकती है, लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं स्फेयर का। दूसरे शेप्स के लिए आई विल एक्सपेक्ट कि आप ये वीडियो देखने के बाद बाकी सभी शेप्स के लिए सेम एनालिसिस जरूर अपने आप करेंगे। तो यहाँ एक ये स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास m है और रेडियस r है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर ये बॉडी है और इधर ये एंगल थीटा वाला इंक्लाइंड प्लेन है। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, स्ट्रेट प्लेन है जिसमें सफिशिएंट फ्रिक्शन है, इतनी फ्रिक्शन जितनी चाहिए उपलब्ध है यहाँ कि यहाँ पर स्लिपिंग ना हो सके। तो यहाँ स्लिपिंग ना हो पाए इसका इंतजाम यहाँ है। फ्रिक्शन इतनी है कि इस जगह कांटेक्ट पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं हो पा रही है। तो इसके ऊपर पहले तो हम रोटेशनल मोशन के या रोलिंग मोशन के कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई कर लेते हैं, फिर इसके फ्री बॉडी डायग्राम बना के और बाकी की कैलकुलेशंस न्यूटन्स लॉज वाली करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जब बॉडी रोल कर रही है ऐसे नीचे की तरफ रोल करते हुए आ रही है, करेक्ट, और इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ये इसकी
सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है ACM, और कुछ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से ये रोटेट भी कर रही है, ये भी हम अस्यूम करके चलेंगे। तो ये बॉडी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है और सेंटर ऑफ मास की जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो है ACM। अब देखिए ये एक बार हमने समझ लिया, इसके बाद देखो ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है स्फेयर का लोएस्ट पॉइंट, इसकी एक्सेलरेशन देखते हैं, कांटेक्ट पॉइंट जो ये है इसकी एक्सेलरेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसकी एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो सेंटर ऑफ मास की तरफ ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, जो कि शुरुआत में 0 है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे अभी रोलिंग स्टार्ट होने ही दी है तो अभी तो ओमेगा 0 है, लेकिन लेटर ऑन ये ओमेगा भी बढ़ जाएगा तो ये इस तरफ भी आएगा। और एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल, ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी, ये होगी अल्फा r, ये टेंजेंशियल वाली एक्सेलरेशन अल्फा r आ जाएगी, राइट। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर अल्फा r है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ACM है, और बॉडी रोल करते हुए नीचे जा रही है। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस जो ये आए हैं ओमेगा स्क्वायर r और अल्फा r, ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में है? सेंटर ऑफ मास जो स्फेयर का है उसके रिस्पेक्ट में है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस पॉइंट की एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो आप कैसे निकालोगे? अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये एक्सेलरेशन चाहिए तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट की जो ACM एक्सेलरेशन है वो इधर ऐड करोगे, तो इन तीन एक्सेलरेशंस का सम, इन तीन एक्सेलरेशंस का, इसका और इसका वेक्टर सम है इस पॉइंट की एक्सेलरेशन। पर ये पॉइंट क्योंकि इस इंक्लाइंड प्लेन पर स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसलिए इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जानी चाहिए 0, और अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये एक्सेलरेशन अगर 0 है तो ACM और अल्फा r ये दोनों ऑपोजिट तो हैं, इक्वल भी हो जाने चाहिए जिससे कि नेट एक्सेलरेशन 0 आ जाए। तो ACM अल्फा r के इक्वल होना चाहिए क्योंकि इस पॉइंट की टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा आएगा ACM डिवाइडेड बाय r। ये अल्फा और ACM की रिलेशन आ गई, ये रिलेशन बाद में हमारे काम आएगी। तो ये कॉन्स्ट्रेंट हमने अप्लाई कर डाला है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है? हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर फिर हम इस पे न्यूटन्स लॉ की इक्वेशंस को अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए ये इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। ये हमारा ये स्फेयर है, ये है स्फेयर, r रेडियस इसका है, और इंक्लाइंड प्लेन यहाँ ये मैं दिखा देता हूं ताकि हमें डायरेक्शंस का अंदाजा रहे, एंगल्स का अंदाजा रहे। ये एंगल इधर अल्फा है, तो अब यहां से भी मैं ये ऐसे एक पैरेलल लाइन निकाल देता हूं इंक्लाइंड प्लेन से पैरेलल। ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रही है? अल्फा। अब यहाँ पर इसमें बॉडी पर हम फोर्सेस देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक तो आएगी mg फोर्स, ये mg होगी। इस mg के कंपोनेंट्स देखने हैं। अब ये अल्फा है तो इधर एंगल 90 माइनस अल्फा आएगा, तो mg का ये वाला कंपोनेंट, ये क्या, ये एंगल 90 माइनस अल्फा है तो ये mg साइन अल्फा हो जाएगा, और mg का इधर कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर वाला ये होगा mg cos
अल्फा। फिर यहाँ नॉर्मल फोर्स भी आएगी और इसके अलावा यहाँ फ्रिक्शन भी है। ऑफ कोर्स अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये बॉडी रोटेट ही ना करे। अभी जो फोर्सेस हमने इसके ऊपर दिखाई हैं, एक तो है mg और एक है नॉर्मल फोर्स, ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रही हैं। तो क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रही हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी 0। अब सेंटर ऑफ मास की बात यहाँ कहाँ से आ गई? सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? अब देखो ये एक हमारे लिए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आई है, वो ये कि ये बॉडी जो है इसके केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन अब फिक्स्ड नहीं है। यह इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए रोटेशन एक्सिस फिक्स्ड नहीं है। और अब क्योंकि रोटेशन एक्सिस फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि बॉडी में कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जो फिक्स है। जैसे हिंज होती थी पिछले 2-4 सवालों में, कहीं ना कहीं बॉडी हिंज हुआ करती थी और हिंज्ड बॉडी का एक पॉइंट तो कम से कम फिक्स होता था, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें पता चल जाती थी। और इस बॉडी में कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, पूरी बॉडी आगे बढ़ रही है, तो इसलिए यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है ही नहीं। अब क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट ही नहीं है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा वाली इक्वेशन अप्लाई करना हमारे लिए एक समस्या हो गई है। समस्या ऐसे हो गई है कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन जो है ये किसी पॉइंट के अबाउट अप्लाई करनी होती है। टॉर्क हम किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया करते हैं। अब किसी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट करें और फिर टाउ इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन लिखें, तो इसके लिए जरूरी है कि वो पॉइंट एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉइंट एक्सेलरेटेड हुआ तो आपका रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएगा। फिर स्यूडो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, स्यूडो फोर्स लगेगी सेंटर ऑफ मास के ऊपर, और फिर अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर स्यूडो फोर्स लग गई तो जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क की इक्वेशन निकाल रहे हैं, टॉर्क की इक्वेशन लिख रहे हैं, उस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास पे लगने वाली स्यूडो फोर्स की टॉर्क भी आ जाएगी। इसमें एक बड़ी विकट समस्या है, क्योंकि रोटेट कर रही बॉडी के किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन 3 अलग अलग एक्सेलरेशंस का वेक्टर सम होती है। तो हम किसी पॉइंट के अबाउट अगर न्यूटन्स लॉज अप्लाई कर रहे हैं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पॉइंट की एक्सेलरेशन पहले तो कैलकुलेट करनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जानना होगा। वो आ जाएगा तो फिर सेंटर ऑफ मास पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस एक्सेलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लेनी होगी, फिर उसकी टॉर्क लेनी होगी। तो एक ये सवाल करने में आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे और उसके बाद इतनी लंबी कैलकुलेशंस हो जाएंगी कि कैलकुलेशंस में आपकी जो गलती होने का चांस है बहुत ज्यादा हो जाएगी। जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस है उतनी ज्यादा कैलकुलेशंस में गलती होने का चांस हो जाता है। तो इसमें हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, लेकिन जिससे कि हम इस समस्या से पार पा सकते हैं। इस समस्या से पार पाने का तरीका यह है कि जो टाउ इक्वल टू आई अल्फा वाली इक्वेशन है वो हम अब लिख दें सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा वाली इक्वेशन लिखने में एडवांटेज क्या आएगी देखते जाओ। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन लिखता हूं तो सेंटर ऑफ मास भी यहाँ एक्सेलरेटेड है, ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है ACM। तो सेंटर ऑफ मास भले ही एक्सेलरेटेड है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम की एक्सेलरेशन डेफिनेटली ये रही ACM। तो सेंटर ऑफ मास पे स्यूडो फोर्स लगेगी जो कि इस ACM की डायरेक्शन से ऑपोजिट आएगी। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन ले रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उस स्यूडो फोर्स की टॉर्क 0 हो जाएगी, क्योंकि स्यूडो फोर्स जैसा कि मैंने बताया सेंटर ऑफ मास पे हमेशा लगेगी। अब सेंटर ऑफ मास पे स्यूडो फोर्स आपने लगा दी पीछे की तरफ, ये लग गई। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, यहाँ पर स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगा दी। अब इस पॉइंट के अबाउट उस स्यूडो फोर्स की टॉर्क कितनी है? 0 है। तो अब जो है स्यूडो फोर्स की टॉर्क 0 आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे
तो हमें स्यूडो फोर्स की टॉर्क लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा काम यहाँ काफी आसान हो जाता है। विदाउट टेकिंग द टॉर्क ड्यू टू द स्यूडो फोर्स हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे केवल रियल फोर्सेस की टॉर्क्स लेकर। स्यूडो फोर्स की टॉर्क अगर लेनी पड़ जाए रोटेशन के प्रॉब्लम में तो ये हमारे लिए एक बहुत विकट समस्या हो जाती है, वो बहुत लंबा प्रॉब्लम हो जाता है। पर क्योंकि अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो स्यूडो फोर्स की टॉर्क लेने की जरूरत खत्म हो जाती है एंड द प्रॉब्लम बिकम्स फेयरली इजी टू सॉल्व। तो यहाँ देखो ये है mg sin अल्फा, ये n है, ये mg cos अल्फा है। इन सभी फोर्सेस की सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जो है वो जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है तो रोटेट ही नहीं करेगी बॉडी, और रोटेट किए बिना अगर ये नीचे आएगी तो ये कांटेक्ट पॉइंट नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। तो इस पॉइंट की स्लाइडिंग की टेंडेंसी नीचे की तरफ हुई, इसलिए फ्रिक्शन ये ऊपर की तरफ है। और अब इनफैक्ट इस फ्रिक्शन की टॉर्क के कारण ही बॉडी रोटेट करेगी। ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है और इस फ्रिक्शन की जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी बॉडी के ऊपर, उसी टॉर्क की वजह से ये बॉडी रोटेट करेगी। तो फ्रिक्शन की जो ये डायरेक्शन मैंने पता लगाई है, क्या अस्यूम करते हुए लगाई है? ये अस्यूम करते हुए कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी की रोटेशन नहीं है, और रोटेशन नहीं है तो बॉडी पूरी की पूरी सीधे नीचे आ रही है। बिना रोटेट किए बॉडी नीचे आएगी तो ये पॉइंट नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। तो अगर फ्रिक्शन है ही नहीं, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर विल बी नो रोटेशन एंड दिस पॉइंट स्लाइड्स डाउनवर्ड। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी बिना रोटेट किए नीचे की तरफ स्लाइड करेगी, और ये पॉइंट नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो इसका मतलब स्लाइडिंग की टेंडेंसी नीचे की तरफ है और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। अब फ्रिक्शन तो है और स्लाइडिंग नहीं हो रही, तो हमने ये फ्रिक्शन ले ली ऊपर की तरफ और ये भी मान लिया कि स्लाइडिंग नहीं हो रही, और अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही तो अल्फा कितना है? ACM/R। तो अब यहाँ आ जाओ, न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया जाए। तो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन यहाँ अप्लाई करने के लिए देखो क्या क्या किया जाएगा। लेट्स ब्रिंग द कैमरा लिटिल क्लोजर सो दैट यू कैन सी द इक्वेशंस अ लिटिल बेटर। तो सेंटर ऑफ मास जो इसका ये है, इसके अबाउट टॉर्क अब कितनी है? देखो इस पॉइंट के अबाउट mg sin अल्फा, mg cos अल्फा और n, इन सब की टॉर्क जीरो हो जाएगी। इन सब फोर्सेस की टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो है। क्यों जीरो है? mg cos अल्फा हो या mg sin अल्फा हो या n हो, सभी की लाइंस ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास कर रही है। सबकी लाइंस ऑफ एक्शन यहीं से पास करेंगी, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आ जाएगी? इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आ गई है जीरो। इस पॉइंट के अबाउट यदि टॉर्क जीरो है बाकी सबकी, तो केवल फ्रिक्शन की टॉर्क रह गई। वो कितनी है? F/R। और ये टॉर्क किसके इक्वल? ICM अल्फा। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का ICM क्या आ जाएगा? देखो ICM आ जाएगा 2/5mR²। तो FR इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा। अल्फा कितना है? ACM/R है, करेक्ट। तो ये R जो है ये यहाँ कैंसिल हो गया, एक R और दूसरा R यहाँ से, तो हमारी ये पहली इक्वेशन आ गई है F इज इक्वल टू 2/5m ACM। ये इक्वेशन नंबर 1 आई। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारी आई। दूसरे अब हम न्यूटन्स लॉ की जो दूसरी इक्वेशंस होती हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या आएगा? इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है, राइट? तो इस डायरेक्शन में डाउन द स्लोप नेट फोर्स ली जाए। डाउन द स्लोप कितनी नेट फोर्स है? mg sin अल्फा तो पॉजिटिव हो जाएगी और f नेगेटिव, तो mg sin अल्फा माइनस f, ये नेट फोर्स आ गई है डाउन द स्लोप। और ये किसके इक्वल? ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये हो जाएगी m इंटू ACM के इक्वल। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं।
ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, f कैंसिल हो जाएगा, mg sin अल्फा कितना आ गया, mg sin अल्फा आया है 2/5 MACM प्लस MACM दैट इज 7/5 MACM। अब याद रहे ये जो 2/5 का फैक्टर था ये बॉडी की शेप पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये 7/5 का फैक्टर ये भी बॉडी की शेप पे डिपेंडेंट है। अगर डिफरेंट शेप की बॉडी ले आओगे तो ये एक्सेलरेशन भी डिफरेंट आएगी। तो रोल कर रही बॉडी के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन किस पर डिपेंडेंट होती है, रोल कर रही बॉडी के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन उसके शेप पे भी डिपेंड करती है। ये बात याद रखें। m कैंसिल हुआ तो ACM हमें मिल गया, कितना आया ACM, m कैंसिल होने पर यह आ गया 5g sin थीटा बाय 7। ये ACM आ गया है 5g sin थीटा बाय 7 ACM आया। और वंस वी हैव दिस ACM, अब ACM की ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पुट करके F भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आया है ACM और ACM की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको F भी मिल जाएगा। कितना आएगा F, देखिए ACM यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ आएगा 2/7 g sin थीटा, सॉरी ये 2/5 m इंटू ACM, ACM है 5/7 g sin थीटा। तो 5/7 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 कैंसिल, क्या आएगा 2/7 mg sin थीटा, करेक्ट, ये हमें मिल जाएगा। तो ये आया है F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये आया है ACM, करेक्ट। कोई कठिनाई कोई मुश्किल यहाँ पर आपको अगर आई हो तो यू कैन ऑलवेज रिव्यू, और आप नीचे कमेंट्स में अपनी बात पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर मिले। तो ये हमने फ्रिक्शन कैलकुलेट कर ली, ACM कैलकुलेट कर लिया है। एक छोटी सी कैलकुलेशन हम यहाँ और करेंगे। दूसरी कैलकुलेशन अब क्या करने वाले हैं, देखो हमने ये फ्रिक्शन कैलकुलेट की, ये मानते हुए कि यहाँ कैसी मोशन हो रही है, प्योर रोलिंग, यानी कांटेक्ट पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं है। ये मानते हुए हम चल रहे हैं कि कांटेक्ट पॉइंट जो है वहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो कांटेक्ट पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं है ये मानते हुए फ्रिक्शन आई है, राइट। तो इसका मतलब स्लिपिंग रोकने के लिए इतनी फ्रिक्शन तो चाहिए, इतनी फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। इतनी फ्रिक्शन अगर नहीं होगी, अगर फ्रिक्शन की उपलब्धता अवेलेबिलिटी इससे कम हो गई तो ये रोलिंग मोशन संभव नहीं है। अब इतनी फ्रिक्शन अवेलेबल होनी चाहिए, और इतनी फ्रिक्शन अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि ये फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ जाए। फ्रिक्शन का ये मैग्नीट्यूड लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आ जाए, ये जरूरी है। तो ये 2/7 mg sin थीटा जो है ये किससे कम हो जाना चाहिए, ये कम हो जाना चाहिए लेस देन और इक्वल टू म्यू n हो जाना चाहिए, करेक्ट। और ये n कितना है, ये n जो है ये तो mg cos अल्फा को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है। तो इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास की कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो mg cos अल्फा और n एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो n mg cos अल्फा के बराबर है। तो क्या आया 2/7 mg थीटा मैंने लिख दिया है, यहाँ अल्फा दे रखा था, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये थीटा ही कर लीजिए। सो 2/7 mg sin थीटा जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू n, और n कितना है mg cos, ये थीटा कर लेते हैं सभी जगह, एंगल हम शुरू से थीटा लेकर चल रहे थे तो अब भी थीटा लेते हैं। अल्फा ये पता नहीं कब से हो गया, anyway, तो म्यू n, n कितना mg cos थीटा, करेक्ट। तो
mg यहाँ कैंसिल हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि म्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, mg कैंसिल हुआ, ये cos थीटा इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा ये tan थीटा, तो म्यू आया ग्रेटर देन इक्वल टू 2/7 tan थीटा। अब याद रहे जो फैक्टर 2, 5, 7 ये सब बॉडी की शेप पे डिपेंड कर रहे थे, तो स्फेरिकल शेप की बॉडी के लिए कम से कम कितना म्यू होना चाहिए, 2/7 tan थीटा। ये मैंने स्फेयर के लिए डिड्यूस करके रख लिया है। तो स्फेयर के लिए ये मिनिमम म्यू आया जो रिक्वायर्ड है प्योर रोलिंग करवाने के लिए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली है। अब बिल्कुल यही एनालिसिस जैसा मैंने स्फेरिकल बॉडी के लिए किया है, बिल्कुल ऐसा ही एनालिसिस आप किस किस बॉडी के लिए करेंगे। आप खुद ये एनालिसिस करेंगे रिंग के लिए, डिस्क के लिए, सिलेंडर के लिए, स्फेरिकल शेल के लिए, अलग अलग शेप्स के लिए। आप ये एनालिसिस खुद कीजिए और ये तीनों चीजें सभी शेप्स के लिए कैलकुलेट कीजिए। पता लगाइए कि कौन सी बॉडी के लिए ये आप अलग अलग एक्सेलरेशंस, अलग अलग बॉडीज की एक्सेलरेशंस आप कैलकुलेट कर लीजिए, उनको कंपेयर करना सीख लीजिए। दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू सो दैट आपके पास सभी शेप्स के लिए कंपैरिजन आ जाए कि अलग अलग शेप्स की बॉडी किस किस एक्सेलरेशन से चलती हैं, क्या क्या फ्रिक्शन उन पर लगती है, क्या मिनिमम म्यू चाहिए बॉडीज के रोलिंग मोशन के हो पाने के लिए। तो ये कैलकुलेशंस आप लोग खुद एक बार जरूर कीजिए। वी एंड दिस वीडियो हियर, आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो टू एन एंड। ये हमने एक बहुत ही क्रूशल प्रॉब्लम को स्टडी किया है। रोलिंग की प्रॉब्लम के साथ अभी हम रहने वाले हैं काफ़ी समय के लिए। इसमें डिस्कस करने के लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं। सो वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर फ्रिक्शन का जो म्यू की वैल्यू जो रिक्वायर्ड है उससे कम हो जाए तब क्या क्या होगा, तब बॉडी किस तरीके से चलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी डिस्कस करने को बाकी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इसमें एप्लीकेशंस हैं, बहुत लार्ज रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो रोलिंग के साथ अभी हम कुछ समय तो रहने वाले हैं। वी गोइंग टू स्टे विद दिस रोलिंग प्रॉब्लम फॉर अ फेयर लेंथ ऑफ टाइम। So bye bye for now. Hope you enjoyed this. Do like, share and subscribe, and do hit the like button. Also make sure that you press the bell icon so that you get notified when this channel uploads videos in the time to come in the future. Bye bye for now. Let's meet again.